7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले वीडियोस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से तीन इफेक्ट हमारे आंखों के सामने आता है। एक होता है आपका हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, यानी कि देखो द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस मतलब बहुत से अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से वो हीट होना चालू करते हैं और उस हीटिंग इफेक्ट को हम लोग हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीज़र एक्सेट्रा। अच्छा, ये किस तरीके से काम करता है इस तरह की मशीनें? द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का हीटिंग इफेक्ट इनके काम करने का मुख्य प्रिंसिपल होते हैं। दिस इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर एक कॉइल होता है जो हाई रेजिस्टेंस वायर से बना हुआ रहता है। जनरली ये निक्रोम नाम के एक एलॉय से तैयार होता है। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस वायर होने के कारण बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद ये जो है कॉइल गर्म होने लगता है और बिल्कुल गर्म होकर रेड हो जाते हैं। तब हम उस हीटिंग इफेक्ट को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो आफ्टर कनेक्टिंग इट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जैसे मैंने आपको बोला अभी इस प्रोड्यूस्ड होता है एलिमेंट में ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस के कारण, और वो गर्म होकर बिल्कुल रेड हो जाते हैं। देन दिस हीट को हम लोग डिजायर्ड काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में देखो, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो यूज्ड होता है किस लिए? कुकिंग फूड के लिए। इलेक्ट्रिक आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने के लिए। इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है कमरे को गर्म रखने के लिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो हमारे घर के अंदर हम लोग आम बल्ब जलाते हैं वो भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल से वर्क करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये किस लिए हम लोग बल्ब को इस्तेमाल करते हैं? लाइट प्रोड्यूस होने के लिए। बल्ब के अंदर एक बहुत ही पतला सा फिलामेंट होते हैं, वो फिलामेंट टंगस्टन मेटल से तैयार होता है। ये फिलामेंट के अंदर हाई रेजिस्टेंस पावर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वो बहुत ज़्यादा खींचते हैं। मतलब काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद वो टंगस्टन पहले हीटअप होने के बाद फिर वो ग्लो करते हैं, फिर कमरों के अंदर रोशनी होते हैं। तो when electric current is passed through tungsten filament, it gets heated to a very high temperature and start glowing, it emits light। अच्छा, एंड इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं जो बेसिकली यूज्ड होता है लाइट प्रोड्यूसिंग के लिए, एंड इट ऑल्सो गिव आउट हीट भी देते हैं। नॉर्मल बल्ब को अगर आप स्विच ऑफ करने के बाद छू के देखोगे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट यानी कि CFLS ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मिसयूज़ होता है ना, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, यानी कि बिजली का जो रीडिंग होता है ना वो कम आते हैं। तो ये जो है इस तरह के जो CFLS होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करते हैं। इनके अंदर एक विशेष किस्म का फिलामेंट होते हैं, सो दे आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं। और लाइट सोर्स यानी कि इनकी जो वायर होते हैं अंदर वो लो रेजिस्टेंस, उनकी कैपेसिटी लो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि थोड़ा सा वोल्टेज में वो जलने लगता है। तो लाइट एमिटेटिंग बल्ब यानी कि LED बल्ब ये क्या करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं टू इनकैंडिसेंट बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट LED CFLS। ये लोग आजकल हम लोग मैक्सिमम लोग घर पे इस तरह के बल्ब को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनदर एडवांटेज ऑफ द LED बल्ब का दूसरा क्या होता है, CFL। ये किसी भी ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में फिट हो जाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टिंग फिलामेंट। LED बल्ब एंड CFLS आर इनिशियली मोर एक्सपेंसिव। भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब से ये CFLS और जो LED बल्ब होता है वो एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, इज बाई दैन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टिंग ए फिलामेंट, बट देयर रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लेस रहता है, यानी कि बिजली ये कम खींचता है, हैज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल इससे कम आते हैं। एवरीवन शुड बी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स। अच्छा, बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी खरीदने से पहले हमें ISI मार्क को अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। ISI मार्क का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंसेस।
ISI स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि ISI मार्क हमें इंश्योर करते हैं जो अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है और एनर्जी एफिशिएंट है उसका। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को लेके। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वो सेफ्टी डिवाइस होता है जो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो यानी कि वोल्टेज बढ़ने से जो अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं उनको डैमेज के हाथ से बचाते हैं। फ्यूज़ के अंदर एक पतला वायर होता है जो स्पेशल मटेरियल से तैयार होते हैं। वो बहुत मतलब इसका रेजिस्टेंस पावर कम रहने के कारण वो क्विकली मेल्ट हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का जो सर्किट होते हैं ना उस रास्ते को तोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ हमारे घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नीचे पिक्चर्स में दे रखा है, देखो फ्यूज़ यूज्ड इन होम्स और फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर किस तरह का फ्यूज़ होता है। एक्चुअल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को लेकर हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर जो तार होता है ना वो विशेष टाइप के एक एलॉय से यानी कि मिक्स मेटल से तैयार होता है, टीन एंड कॉपर, और लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस पावर होता है। अच्छा, इन ऑल द बिल्डिंग्स फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन सीरीज़ में लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। एक मैक्सिमम लिमिट के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो फ्यूज़ के अंदर जो वायर होता है वो अपने आप ही पिघल जाता है और वो इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्लो को ब्रेक कर देते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्यूज़, अगर सर्किट में फ्यूज़ नहीं होता है तो किसी भी टाइम एक्सेसिव करंट फ्लो होने के कारण कोई भी एक्सीडेंट घट सकता है। अच्छा, द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड हो जाते हैं एंड मे कॉज फायर, आग लग जाता है। बट इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज़ अगर उसके अंदर होता है तो इस तरह के डैमेज से हम लोग बच जाते हैं। ऑटोमेटिकली करंट विल स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट बिफोर डैमेज हो जाने से पहले। तो व्हेन ए फ्यूज़ गेट मेल्टेड, पिघलता है, एक न्यू फ्यूज़ हम उसके जगह में चेंज करके लगाते हैं जिससे हमारे पास दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम शुरू हो जाए, सर्किट को क्लोज हो जाए। दस इट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अच्छा, क्वेश्चंस में आप देखेंगे जब भी हम लोग फ्यूज़ वगैरह उड़ जाता है तो हमें खुद जाके फ्यूज़ को नहीं चेंज करना चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस को बुला के हमें चेंज करना चाहिए। अच्छा, कभी भी फ्यूज़ में हम लोग मोटा तार का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज इट विल हैव ए लो रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजली फ्लो होने के कारण वो हीटेड हो जाते हैं और उसमें से ईजीली जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का रास्ता जो है वो ब्रेक नहीं होता है, तो आग लगने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट जस्ट एनीवेयर ऑन स्ट्रिप ऑफ द मेटल के स्ट्रिप में हम कोई सा भी किस्म के तार फ्यूज़ तार के तौर पे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम फ्यूज़ के तौर पे नो मोर अबाउट फ्यूज़ को लेके डिस्कस करेंगे। MCB आर इंक्रीजिंगली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाउस होल्ड में। इलेक्ट्रिक वायरिंग इन प्लेस ऑफ द फ्यूज़ के अंदर रहते हैं। MCB एक्चुअली एक स्विच की तरह काम करते हैं जो ऑटोमेटिकली बिजली ज़्यादा फ्लो होने के कारण MCB नीचे गिर जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट से एक्स्ट्रा होता है। व्हेन द फॉल्ट इन द वायरिंग ऑफ द सर्किट इज सेट राइट, MCB कैन बी रीसेट ऑन द ऑन पोजिशन में हम दोबारा से उसको खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर ISI मार्क वाला हमें MCB परचेज करना चाहिए सो एज टू एंश्योर, हमें इंश्योर करते हैं दैट यू आर बाइंग MCB गुड क्वालिटी का। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे लार्ज करंट फ्लो होने के कारण, अचानक बिजली का वोल्टेज बढ़ जाने के कारण किस तरह की दिक्कतें आते हैं, क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उससे दो मेन प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओवरलोडिंग। देखो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक्चुअल जो हाउस होल्ड के लिए हम लोग वायर यूज़ करते हैं, फ्यूज़ के अंदर जो वायर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अच्छा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। अच्छा, सभी वायर के चारों तरफ इंसुलेटेड कवर होता है। कई बार क्या होता है, प्लास्टिक इंसुलेशन जो कवरिंग होता है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में किसी तरह से वो फट जाता है तो वो तार नेकेट हो जाते हैं और एक दूसरे के संस्पर्श में आ जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और एक्सेसिव करंट आ जाता है उसके अंदर। और सडन फ्लो, एक्सेसिव करंट अचानक आने से इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है लाइव तार और न्यूट्रल वायर के साथ, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट लगता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान जल भी जाता है, आग लग जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है। देखिए, जब मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब एक सिंगल सॉकेट के साथ जुड़ा रहता है तो क्या होता है, उसमें ओवरलोड बढ़ जाता है।
वोल्टेज का लोड बढ़ जाता है सर्किट में, बिकॉज दे ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड सर्किट में। तो ड्यू टू द एक्सट्रीमली लार्ज करंट के कारण द हाउस होल्ड वायर गेट ओवरलोडेड हो जाते हैं, और ओवर हीटिंग ऑफ द वायरिंग इन सर्किट के होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ओवरलोडिंग इज डन फॉर ए लॉन्ग पीरियड तक अगर चलता रहे तो उसमें किसी भी तरीके से आग लग सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या चुंबकीय असर होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर से क्रॉस पास होता है ना, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास में कोई निडल को रखते हैं तो वो डिफ्लेटेड होते, तो पता चल जाता है उससे जो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेब ने इस विषय को लक्ष्य किया था। जो उन्होंने ये देखा था जे डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पास नीडल एवरी टाइम द करंट, जब भी वो पास होता है वायर के अंदर से, तो तब से उन्होंने ये चीज़ प्रूफ किया था जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर के अंदर से फ्लो होने से उसके चारों तरफ एक एक मैग्नेटिज्म फील्ड क्रिएट होता है। नीचे से एक्टिविटीज़ को आप लोग अच्छी तरह से लर्न कीजिए तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला अभी वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ एक्टिविटीज़ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियोस में डिस्कस कर पाना, तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया वो इतना इजी हो गया है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को खुद भी लर्न करोगे तो आप समझ पाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है देखिए, एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड होता है टू मेक मैग्नेट तैयार करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से तैयार होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सिस्ट होता है एक लॉन्ग कॉइल होता है, इंसुलेटेड कॉपर होते हैं वायर, उसके चारों तरफ एक आयरन रड लिया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब लपेटा जाता है। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर्स में वो हम लोग कछुआ नहीं जलाते इस कॉइल के शेप में। वेन द टू एंड, जब तार के दो एंड को हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, करंट फ्लो होने लगता है क्योंकि जो सर्किट है वो क्लोज हो चुका है। तो मैग्नेटिज्म, तो द रॉड के चारों तरफ, रॉड जो है इलेक्ट्रिक रॉड वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है रिमेन एज लॉन्ग, वो तब तक ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो दिस मैग्नेटिज्म डिसअपेयर हो जाता है जैसे हम स्विचिंग को ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो दस वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं एक मैग्नेट होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। जैसे ही वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इंसुलेटेड कॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है और उन अराउंड इन आयरन रॉड के ऊपर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड होता है और डिमैग्नेटाइज्ड होता है, वही डिपेंड करता है स्विच ऑन और ऑफ के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट नहीं कह सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट की तरह इससे हम एक्टिविटीज़ भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा, बट एक चीज़ में देखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है, जो पावर होता है, वो नॉर्मल मैग्नेट से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को यानी कि सप्लाई को ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं तो ये मैग्नेटिज्म फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और परमानेंट मैग्नेट को हम इस तरीके से स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है देखो, क्रेन देखे होंगे अपने हैवी सामान को लोड को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए, तो क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है लार्ज कंस्ट्रक्शंस डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर, इनके अंदर यूज़ होता है। अच्छा, टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है वो यूज़ होता है डॉक्टर ऑपरेशंस के टाइम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मानो किसी एक्सीडेंट के वजह से किसी की आंखों में अगर मेटालिक टाइप ऑफ चीज़ें घुस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। अच्छा, मेनी टॉयज़, बहुत से खिलौनों के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड होता है टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
एक्चुअल हमारे घर में जो कॉनिंग बेल होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल, वो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। देखो, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट को काम पे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बेल की तैयारी किया गया है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर अगर हम उसको खोल के देखते हैं, उसके अंदर एक वायर होते हैं आयरन पीस के ऊपर लपटा हुआ। द कॉयल बिहेव इज एन वही कॉयल ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और सामने एक आयरन स्ट्रिप होता है। अच्छा, द अपर एंड ऑफ द आयरन स्ट्रिप, देखो इस डायग्राम में आपको पता चलेगा अच्छे से। द अपर एंड ऑफ द आयरन स्ट्रिप के ऊपर वाला पार्ट में एक हैमर है, छोटा सा अटैच रहता है। देयर इज ए कॉन्टैक्ट रहता है स्क्रू के साथ नियर द आयरन स्ट्रिप के पास। ए मेटल गॉन्ग इज फिक्स्ड रहता है नियर द हैमर के पास बाय द सर्किट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कनेक्टेड, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ, एंड द आयरन स्ट्रिंग थ्रू ए स्विच के माध्यम से, स्विच ऑन करने से देखो कि बेल बजने लगता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये किस तरह से इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। देखो, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेल के अंदर से फ्लो होने लगता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोहे के ऊपर से, लोहे का जो मैंने बोला था एक कील जैसा होता है, उसके ऊपर तार वायर कवर होता है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है अपने चारों तरफ। और आयरन स्ट्रिप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते वो अट्रैक्ट कर रहा है हैमर को अपनी तरफ, और हैमर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन की वजह से गोंग के साथ वो टच होता है, और जिस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे द आयरन पीस मूव टूवर्ड द मैग्नेट की तरफ जाता है, इट कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट स्क्रू गेट्स ब्रोकन, वो टूट जाता है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स होते हैं एंड करंट स्टॉप फ्लो होना सर्किट में बंद होते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म को लॉस करते हैं, एंड द आयरन स्ट्रिप इज नो लॉन्गर अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, से ज़्यादा टाइम तक वो जुड़े हुए नहीं रह पाते हैं। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाते हैं, एंड positions and touches the contact screw again। अच्छा, as soon as the iron strip, जितना जल्दी कम बैक होते हैं, टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करते हैं, द सर्किट इज कंप्लीट होता है, करंट स्टार्ट होने लगता है कॉइल में से, और हैमर फिर गोंग में जाके स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से जब हैमर रिपीटेडली स्ट्राइक करता है गंग के ऊपर, तो प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ए कंटिन्यूअस साउंड एक लॉन्ग टाइम तक बजता रहता है। तो इस एग्जाम्पल से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से वर्क करते हैं। केप्ट प्रेस एंड इफ वी से दैट द बेल इज रिंगिंग। तो इसी के साथ बच्चे ये वीडियो से ये मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।